ईशान ने उन्हें पूरी कहानी बताई और फिर उससे पूछा, शक्की, क्या तुम्हें इस मामले के बारे में कुछ जानकारी है? बस यही था। शकी ने सिगरेट जलाई और कहा, हाल ही में कई ताकतें मेरे पास इस स्थिति के बारे में पूछताछ करने आई हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इस बार सबाउडी द्वीपसमूह में आए इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे भूमिगत दुनिया से भर्ती का संदेश पाकर यहाँ आए हैं, लेकिन लगता है कि भर्ती की खबर जारी करने वाला व्यक्ति भूमिगत दुनिया से नहीं है। भर्ती? ईशान ने संदेह से पूछा, कैसी भर्ती? सही कहें तो यह एक कमीशन है, शैकी ने कहा, क्योंकि इसमें लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है और वेतन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे भर्ती के तौर पर देखना ठीक है। बहुत सारे लोग इसके लिए आए हैं। तनख्वाह ज्यादा है। कितनी? ईशान ने उत्सुकता से पूछा और उसकी आंखें चमक उठीं। 1 अरब बेरीज। शाकी ने एक आश्चर्यजनक संख्या बताई। ईशान ने जब रकम सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। राजीव हंसा और बोला, क्या अविश्वसनीय संख्या है। यह कैसा कमीशन है? ईशान ने आश्चर्य से पूछा, फिर बोला, इसके लिए इतना बड़ा इनाम देने को तैयार हो। अजीब बात यह है कि आयोग की सामग्री जारी ही नहीं की गई। शाकी ने कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ईशान ने सोचा और शक्की ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम इसकी जांच करने जा रहे हो? बिल्कुल, ईशान ने कहा, इतनी बड़ी रकम से तो सबका दिल बहल जाएगा, है ना? भाग लेना है या नहीं, यह तो कमीशन पर निर्भर करता है। सावधान, राजीव ने उससे कहा, यह भी कोई समुद्री जाल हो सकता है। विश्व परिषद जल्द ही होने वाली है। अगर यह सुरक्षा के लिए बिछाया गया जाल है तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे पता है, मैंने ऐसा सोचा था, अगर मुझे वहां कुछ भी गलत लगा तो मैं तुरंत वहां से चला जाऊंगा। बार से उठकर बाहर निकलने के बाद ईशान अपने गढ़ में वापस चला गया। निमंत्रण का समय अगले दिन की रात थी। उस रात द्वीप पर एक के बाद एक कई अजीब लोग दिखाई देने लगे। वे अच्छे लोग नहीं लग रहे थे। उन्होंने द्वीप के सभी निवासियों को डरा दिया और उन्हें अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर छिपने पर मजबूर कर दिया। ये भूमिगत ताकतें सभी दिशाओं से मनोरंजन पार्क क्षेत्र में गईं, क्योंकि निमंत्रण में निर्धारित स्थान मैंग्रोव नंबर 39 में था, जिसे सबाउडी द्वीपसमूह के समुद्री स्टेशन से सबसे दूर का स्थान कहा जा सकता है। ईशान भी इसी समय बाहर गया। उसने किसी को साथ नहीं लिया था, शुरू से ही उसका इरादा अकेले जाने का था। इस तरह की सभाएं आमतौर पर ज्यादा देर तक नहीं चलती। आखिरकार मरीन को द्वीप पर होने वाली इतनी बड़ी गतिविधियों से अनजान तो नहीं रहना चाहिए। हालांकि इस बैठक का समय वाकई बहुत चतुराई भरा था। यह उस समय हुआ जब मरीन की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्हें घेर लिए जाने और उनके द्वारा दबा दिए जाने की चिंता नहीं थी। दरअसल इयान की पहचान एक समुद्री डाकू शिकारी की थी, इसलिए उसे इन लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि ईशान परिवार अराजक इलाके में तैनात था, इसलिए उसे इस बार यह पता लगाने जाना पड़ा कि ये लोग क्या योजना बना रहे हैं, ताकि वह उसी के अनुसार जवाब दे सके। जल्द ही ईशान निमंत्रण पर बैठक स्थल पर पहुंच गया। वह वास्तव में एक बंजर भूमि थी जहां कोई इमारत नहीं थी। खुली जगह के बीचों बीच बस एक अलाव जल रहा था। अलाव के पास एक छोटा सा बक्सा रखा था। यह अलाव स्वाभाविक रूप से एक संकेत था, इसलिए जब ईशान वहां पहुंचा तो अलाव के चारों ओर बहुत से लोग थे। ये लोग खड़े या बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, न ही छोटे डिब्बे को खोलकर देखा।
ईशान चुपचाप लोगों के इस समूह में विलीन हो गया। उसने अपनी टोपी नीचे कर ली और एक शब्द भी नहीं बोला। लगातार लोग आते रहे, लेकिन चाहे वो कोई भी हो, बाकी सब बस उन्हें देखते ही रहे। अगर उन्हें कोई जान पहचान वाला मिल भी जाए तो भी वो बिना कुछ कहे बस सिर हिला देते। ये क्या बकवास चल रही है? आश्चर्यचकित स्माइली। यह देखा जा सकता है कि इस बैठक में आए सभी लोग सतर्क थे। ईशान भीड़ में मौजूद लोगों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं आयोजक भी भीड़ में शामिल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन काफी देर बाद भी उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसकी रुचि जगा सके। वहां जमा सभी लोग क्रूर और खूंखार थे, जिनके शरीर पर कई टैटू थे, कई निशान थे और वे तरह तरह के हथियार लिए हुए थे। ये लोग या तो इनाम के शिकारी थे या फिर पैसे की तलाश में आए अपराधी। कहा जाता है कि ये सभी दुनिया भर से आए क्रूर लोग थे। सबाउडी द्वीप समूह की स्थानीय भूमिगत ताकतों के अलावा वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में शातिर लोगों के इकट्ठा होने का मकसद क्या था, यह समझना आसान नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब सभा का समय आया तो इस शांत वातावरण में सभी ने अचानक पुरुपुरु पुरुपुरु की ध्वनि सुनी। कैंप फायर के पास रखा छोटा सा बक्सा अचानक खुल गया, जिससे पता चला कि उसमें क्या था। अंदर दो डेन डेन मुशी थे। एक सामान्य वयस्क डेन डेन मुशी था और उस डेन डेन मुशी पर एक ध्वनि प्रवर्धक यंत्र लगा था। दूसरा थोड़ा छोटा था। सबको नमस्कार, आप लोग मुझे मिस्टर जस्टिस कह सकते हैं। एम्पलीफाइंग डिवाइस से एक छिपी हुई आवाज आई। डेन डेन मुशी के माध्यम से इस तरह के भाषण का उपयोग उन लोगों द्वारा बहुत किया गया था जो दृश्य में नहीं जाते हैं और अपनी पहचान उजागर करते हैं। भूमिगत दुनिया में कई लोगों को इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ईशान को थोड़ा अजीब लगा। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि मिस्टर जस्टिस तो बस एक छद्म नाम है। मैंने तुम सबको यहाँ एक ऐसे समझौते के लिए बुलाया है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। आवाज फिर से आई, बेशक तुम्हें इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वे यहीं रहेंगे, और जो लोग इसमें शामिल नहीं होना चाहते उन्हें अभी चले जाना चाहिए। फिर भी कोई नहीं बोला। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आवाज फिर आई, विश्व परिषद का आयोजन होने वाला है। अब तक शायद सबको पता चल गया होगा। मैं जो कहना चाहता हूं उसका इससे कुछ लेना देना है, क्योंकि इस बार न सिर्फ सभी देशों के राजा और नेता आ रहे हैं, बल्कि इस साल वे सेलेस्टियल ड्रैगन को जो श्रद्धांजलि स्वर्ण अर्पित करने वाले हैं, वह भी मरीन एस्कॉर्ट जहाज के साथ आ रहा है। इन शब्दों को सुनकर मूल शांत दृश्य अचानक कोलाहल में बदल गया। माफ करना, हम जा रहे हैं। एक परिवार का मुखिया जो सबाउडी द्वीप समूह से लग रहा था, तुरंत खड़ा हुआ और बोला, हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। इसके बाद वह अपने कुछ अधीनस्थों को लेकर बिना पीछे देखे चले गए। हम भाग नहीं लेंगे। हमें भी खेद है। एक के बाद एक लोग वहां से चले गए। कई मालिक अपने आदमियों को लेकर अपने घर लौट गए। यह सुनकर, आयोजक का रहस्यमय नाम सुनकर, लगभग सभी समझ गए कि इस श्रद्धांजलि सोने के साथ उसकी क्या योजना थी। सबाउडी द्वीप समूह की स्थानीय सेनाएं दिव्य ड्रैगन की शक्ति से सबसे ज्यादा वाकिफ थीं। इसलिए जब उन्होंने सुना कि इस घटना में विभिन्न देशों द्वारा दिव्य ड्रैगन को चढ़ाया गया सोना शामिल है, तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह मामला कितना बड़ा है। इसमें शामिल न होने के लिए उन्होंने बुद्धिमानी से जल्दी से वहां से चले जाने का निर्णय लिया तथा योजना के बाकी हिस्से के बारे में सुनना भी नहीं चाहा। ईशान समेत वह उठकर चले जाना चाहता था। अरे बाप रे!
मैंने तो सोचा था कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा स्थानीय बैंक लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने बहादुर होंगे। नीलामी घर में गुलामी के घृणित जीवन से गुजरने के बाद सेलेस्टियल ड्रैगन के प्रति उसकी नफरत बढ़ गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब उन्हें उकसाएगा। यद्यपि वह जाना चाहता था, लेकिन जब ईशान ने देखा कि अधिकांश लोग अभी भी बैठे हैं, तो वह कुछ समय के लिए रुक गया और न्यायमूर्ति महोदय की बात सुनना जारी रखना चाहता था। एक लंबी खामोशी के बाद आवाज फिर से आई, मुझे नहीं पता कि कितने लोग बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग हैं, है ना? फिर मैंने आगे कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न देशों द्वारा सेलेस्टियल ड्रैगन को दी जाने वाली श्रद्धांजलि सोने की राशि अलग अलग होती है, लेकिन सबसे कम राशि 2 अरब है। जितनी ज्यादा श्रद्धांजलि उतनी ही मजबूत अनुरक्षक सेना। मेरे पास यहाँ जानकारी है। यह एक बेड़ा है जिसमें केवल सबसे कम श्रद्धांजलि है। अगर सभी इसे करने को तैयार हैं, तो मैं इसे आपको दे दूंगा। जब यह हो जाएगा, तो मुझे सोना नहीं चाहिए और वादा किया गया 1 अरब बेरीज इनाम सभी को दिया जाएगा। कुल 3 अरब बेरीज। जो लोग रुके थे, वे तुरंत वहां से चले गए। हालांकि सावधानी के तौर पर किसी ने पास आकर माइक्रोफोन उठाया और जोर से पूछा, चूंकि आपको सोना नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? मुझे उस जहाज पर एक शैतानी फल चाहिए। मिस्टर जस्टिस ने कहा, निशाना साउथ ब्लू से पियर ब्लॉसम्स देश से आने वाला एक जहाज है। श्रद्धांजलि के सोने के अलावा 2 शैतानी फल भी हैं जो उन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन को देने के लिए इकट्ठा किए थे। उनमें से एक शैतानी फल है जो द डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में कभी नहीं आया। मुझे यही चाहिए। इस तथाकथित न्यायमूर्ति महोदय की बातें सुनने के बाद ईशान को खुशी हुई कि वह और अधिक सुनने के लिए रुका रहा। अगर ये सिर्फ श्रद्धांजलि का सोना होता, तो ईशान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन समस्या ये थी कि इस सोने को लूटना बहुत खतरनाक था। ये इसके लायक नहीं था, लेकिन शैतानी फल के बारे में सुनने के बाद सब कुछ बदल गया। सेलेस्टियल ड्रैगन्स सभी स्वयंभू रईस हैं। वे खुद पर बहुत घमंडी और घमंडी हैं। उन्हें लगता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन का विशेषाधिकार हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए वे डेविल फ्रूट्स खाने के बारे में सोचते भी नहीं। अगर उन्हें कोई खतरा होता, तो वे मरीन को उससे निपटने का आदेश देते। उन्हें खुद ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डेविल फ्रूट्स उनके लिए बस एक खिलौना थे। हाँ, खिलौना। मजे के लिए वे अपने गुलामों को शैतानी फल भी देते थे और फिर उन्हें अजीबोगरीब क्षमताएं हासिल करते देखकर हैरान और मजे करते थे। श्रद्धांजलि सोना सेलेस्टियल ड्रैगन की नींव थी, और सटीक रूप से कहा जाए तो क्योंकि उनके पास बड़ी मात्रा में धन है, वे विश्व सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विशेषाधिकारों को बनाए रख सकते हैं। एक बहुत ही सरल उदाहरण के लिए, विश्व सरकार का खुफिया विभाग सीपी और मरीन, इन दोनों विभागों के लिए धन कहां से आता है? यह धन सेलेस्टियल ड्रैगन द्वारा दिया जाता है। एक तरह से समुद्री डाकुओं को पकड़ने के लिए ईशान को जो इनाम मिला, उसे वास्तव में सेलेस्टियल ड्रैगन द्वारा दिया गया इनाम माना जा सकता है। अगर श्रद्धांजलि का सोना लूटा गया, तो दिव्य ड्रैगन क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन इन शैतानी फलों के लिए वे जरूरी नहीं कि क्रोधित हों। खिलौनों के लिए हो सकता है कि वे इस पर ध्यान भी न दें। यह हास्यास्पद है कि जिन शैतानी फलों के लिए पूरी दुनिया हाथापाई कर रही थी, वे इन दिव्य ड्रैगन की नज़र में केवल खिलौने थे। यह सोचते हुए ईशान धीरे धीरे उनके साथ जाने के बारे में सोचने लगा। सिर्फ ईशान ही नहीं, बल्कि बाकी दर्शक भी कुछ सोच रहे थे।
तभी डेन डेन मुशी के दूसरे छोर पर बैठे जस्टिस साहब ने बात शुरू की और कहा, अगर आप इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं तो कृपया 3 दिन में जेनेना द्वीप पर आएं। द्वीप पर पहुंचने के बाद मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा और आपको हमारे लक्ष्य का रास्ता बता दूंगा। यह वाक्य समाप्त करने के बाद डेन डेन मुशी ने हल्की सी चटकने की आवाज निकाली, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे यह संकेत मिला कि मिस्टर जस्टिस ने फोन काट दिया है। सभी के मन में यह विचार आया कि मुझे अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वहां उपस्थित सभी लोग उठकर चारों दिशाओं में बिखर गए। ईशान भी वहां से चला गया। परिवार के गढ़ में लौटकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सारी संभावनाओं पर गौर से विचार करने लगा। उसे नहीं पता कि 3 दिन बाद कितने लोग तथाकथित जेनेना द्वीप पर जाएंगे, लेकिन अनुमान है कि वहां जाने वालों में से शायद बहुत से लोग होंगे। इस दुनिया में पागलों की कभी कमी नहीं रही। जब तक उनकी रुचि पर्याप्त है, कुछ लोग जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। दिव्य ड्रैगन को नाराज करने के बाद क्या होगा? अगर उनका सामना किसी एडमिरल से हो गया तो क्या होगा? भारी रकम के लिए इन खतरनाक समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जो लोग उस समय बैठक में रुके थे, उनकी तो बात ही छोड़िए, जो लोग पहले ही चले गए थे, वे भी अंधेरे में अनुवर्ती जानकारी मांगेंगे और तब वे हमले के स्थान पर पहुंच सकते हैं। ईशान ने भी अंदाजा लगाया कि कुछ इनाम के शिकारी शायद कुछ और ही सोच रहे होंगे। मिसाल के तौर पर श्रद्धांजलि के सोने से जहाजों पर हमला करने के बाद वे मालिक द्वारा मांगा गया शैतानी फल भी ले जाएंगे। अगर वे इसे खाकर इसकी शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते तो भी वे इसे बेच सकते हैं। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि एक शैतानी फल भी था जो विश्वकोश में कभी नहीं आया। बस यही बात इस फल की कीमत आसमान छूने के लिए काफी थी। उनके सामने कितना बड़ा प्रलोभन था। इन लोगों से नैतिकता की उम्मीद मत कीजिए। ये लोग हर तरह के हिटमैन थे। ये जो कुछ भी कर सकते थे, उससे कोई आश्चर्य या अप्रत्याशित बात नहीं होती। ईशान ने सोचा कि इन सभी लोगों से इन 2 शैतानी फलों को चुराने का सही तरीका कैसे खोजा जाए। हालांकि सोचने पर ईशान को लगा कि कुछ तो अजीब है। हालांकि यह सभा कोई मरीन जाल नहीं थी, फिर भी क्या आयोजक को अपनी योजना की चिंता नहीं हुई, क्योंकि मरीन को इसकी जानकारी थी। इस बैठक को सबाउडी द्वीपसमूह पर भूमिगत बलों का एक बड़ा जमावड़ा कहा जा सकता है। मरीन को कोई भी जानकारी न मिले, यह असंभव है। और तो और हो सकता है कि कुछ दोहरे एजेंट या कायर प्रतिभागी हों जो आग लगने की आशंका को रोकने के लिए मरीन को सूचना देने की पहल करें। क्या आयोजक को मरीन की कार्रवाई की चिंता नहीं है? दूसरी तरफ सोचने पर ईशान को कुछ समझ तो थी ही। आयोजक को मरीन की मौजूदा जनशक्ति की स्थिति का पूरा अंदाजा था। क्या हुआ अगर उसे लगा कि मरीन बैकअप के लिए जरूरी जनशक्ति का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसने इतना हंगामा मचाया? इयान का अनुमान गलत नहीं था। अगली सुबह मरीन फोर्ड में मरीन मुख्यालय वर्तमान फ्लीट एडमिरल सेनगोकू को सबाउडी द्वीपसमूह के जमावड़े की सूचना मिली। सेनगोकू एक लंबा, गोरा और गठीला आदमी, जिसकी लंबी चोटी वाली दाढ़ी थी, समुद्री लबादा और गोल चश्मा पहने हुए था। वह कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था और इस खबर से उसके सिर में दर्द हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? सेनगोकू ने मेज थपथपाई और कहा, क्या इस आदमी की पहचान अभी तक नहीं हुई? क्योंकि यह कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, इस सम्मेलन कक्ष में केवल कुछ ही लोग बैठे थे। एक थे वाइस एडमिरल गोपाल, दूसरे थे वाइस एडमिरल त्सुरु और अंतिम थे शिचिबुकाई के बार्थोलोम्यू कुणाल। सेनगोकू की बातें सुनकर मरीन मुख्यालय का एक जनरल खुफिया अधिकारी जल्दी से खड़ा हुआ और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कीजिए फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, हम अभी तक यह पता नहीं
लगा पाए हैं कि इस ऑपरेशन के पीछे कौन आदमी है। तो फिर से जांच करो। सेनगोकू थोड़ा नाराज हुआ। आह, हाँ साहब, जनरल इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जल्दी से जवाब दिया और बाहर चला गया। सच में इस समय ऐसा क्यों हुआ? जनरल के जाने के बाद सेंगोकू का सिरदर्द थोड़ा और बढ़ गया और उसने कहा, हालांकि कई बेखौफ समुद्री डाकू थे जो लेवेली पर कब्जा होने पर श्रद्धांजलि का सोना लूटना चाहते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर कामयाब नहीं हुए। हम अपने एस्कॉर्ट बेड़े के आकार के साथ उन्हें आसानी से हरा पाए। लेकिन इस बार किसी छिपे हुए आदमी ने इन लोगों को क्यों संगठित किया? यही तो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है। वाइस एडमिरल त्सुरु ने अपने हाथ जोड़कर और ठोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, अगर इतनी सारी भूमिगत सेनाएं एक बेड़े पर हमला करने के लिए एकजुट हो जाएं, तो वे एस्कॉर्ट टीम को हराने में कामयाब हो सकती हैं। सेनगोकू ने आह भरी और जैसे ही वह कुछ कहना चाहता था, उसे बगल वाले की खड़खड़ाहट सुनाई दी। फिर वह उस पर चिल्लाया, गोपाल, तुम फिर से नाश्ता कर रहे हो? यह मीटिंग है। एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में पैनकेक लिए गोपाल खाते हुए हंसा, क्या बात है? कोई औपचारिक मुलाकात नहीं है। तुम तो कुणाल को भी यहां लाए हो, तो कोई गोपनीय मुलाकात नहीं है। सेनगोकू का सिर फटने वाला था। गारब के व्यक्तित्व को जानते हुए साथ ही दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए सेनगोकू के पास गोपाल को दबाने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। असल में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गोपाल ने पैनकेक चबाते हुए कहा। चूंकि हमें उनकी योजनाएं पता हैं, तो क्या हम एस्कॉर्ट बेड़े का आकार नहीं बढ़ा सकते? लेकिन भेजने के लिए इतनी जनशक्ति कहां से लाऊं? सेनगोकू ने कहा, दुनिया के सभी नेता पवित्र भूमि मैरीजियोइज मार्जोआ पहुंच रहे हैं, इसलिए तीनों एडमिरल और सभी वाइस एडमिरल अब सुरक्षा उपायों के लिए मार्जोआ जा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें? गोपाल हंसा और बोला, लेकिन त्सुरु और मैं तो अर्धसेवानिवृत्ति की स्थिति में हैं। और मुझे शक है कि यह आयोजक निश्चित रूप से डोफ्लामिंगो ही है। क्या आप चाहते हैं कि हम उसे फिर से गिरफ्तार करें? हाँ, वाइस एडमिरल त्सुरु ने भी कहा, उस समय डोफ्लामिंगो का शिकार करने का जिम्मा मेरे पास था। उसने सचमुच विश्व सरकार को उसे शिचिबुकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उसने कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उनके श्रद्धांजलि सोने को लूट लेगा। क्या यह संभव है कि इस बार गुप्त अभियान का जिम्मा भी उसी के पास था? सेनगोकू ने सिर हिलाया और कहा, वो नहीं हो सकता। हालांकि वो आदमी घटिया है, पर उसे शिचिबुकाई होने की अपनी रैंक की ज्यादा परवाह है। अगर वो इस ऑपरेशन का आयोजक निकला तो उसकी शिचिबुकाई की उपाधि छीन ली जाएगी, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सेनगोकू ने अपने सामने रखे दस्तावेजों का एक थैला उठाया और उसे खोला। उसने उसमें से कुछ तस्वीरें निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। आप देख सकते हैं, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो कल रात की सभा में आए थे। न सिर्फ सबाउडी द्वीपसमूह की स्थानीय सेनाएं, बल्कि नई दुनिया के कुछ नामी अपराधी भी। अब ये लोग अभी भी सबाउडी द्वीपसमूह पर हैं। मुझे लगता है कि पहले उनकी ताकत कमजोर करना जरूरी है। गोपाल ने तस्वीरें लीं और उन्हें एक एक करके देखा, और हर तस्वीर के साथ जोर से आहें भर रहा था। इन तस्वीरों में से गोपाल केवल कुछ को ही जानता था, लेकिन जैसा कि सेनगोकू ने बताया, उनमें से अधिकतर जाने-माने अपराधी और इनामी शिकारी हैं। उन्हें देखते हुए गोपाल ने अचानक एक फोटो उठाते हुए खर्राटे लिए। यह बच्चा, क्या यही ईशान नाम का छोटा लड़का नहीं है? गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह कोई समुद्री डाकू शिकारी नहीं है? यह इस सभा में क्यों आया है?
सेनगोकू ने इसे उठाया, भौहें चढ़ाई, फिर असमंजस में अपना सिर उठाया और बार्थोलोम्यू कुणाल की ओर देखा, जो चुपचाप पढ़ रहा था। हालांकि यह फोटो बगल से ली गई थी, लेकिन यह देखा जा सकता है कि कुणाल द्वारा पहनी गई टोपी बिल्कुल फोटो में बच्चे द्वारा पहनी गई टोपी जैसी ही थी। नहीं, वो नहीं है। गोपाल ने बात शुरू की, मैं उस लड़के से मिला हूं। शायद वो कुणाल का दीवाना है। वो मजाकिया लड़का है। उसकी वजह से मैं हिना से परेशान हो गया हूं। तुम क्या बात कर रहे हो? सेनगोकू ने उत्सुकता से पूछा। अरे कुछ नहीं। गोपाल हंसा और बोला, मैंने एक बार ईशान नाम के एक लड़के से मजाक किया था और उससे कहा था कि मैं उसे हिना से मिलवा दूंगा और वह उसकी पार्टनर बन जाएगी। और बदकिस्मती से उसकी उससे मुलाकात हुई और उसे इस बारे में पता चला। उसके बाद हिना बहुत गुस्सा हो गई और मुझसे सफाई मांगने आई। सेनगोकू अचानक असहाय सा दिखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह की हरकतें सिर्फ गोपाल ही कर सकता है। इसलिए वह इस विषय पर आगे बढ़ने में आलस्य कर रहा था और बोला, चूंकि ईशान नाम का यह आदमी एक समुद्री डाकू शिकारी है, तो इसे खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये लोग द्वीप छोड़ दें। गोपाल, सुरु, कुणाल, तुम में से कौन वहां जाकर इससे निपटने को तैयार है? कुणाल, जो पहले कभी नहीं बोला था, ने आखिरकार अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, तो मैं यह करूंगा। गोपाल खुद को रोक नहीं सका और कुणाल की ओर देखा, जब वह उठा और अपने काम के लिए जाने के लिए तस्वीरें उठाईं। हालांकि गोपाल ऊपर से हमेशा लापरवाह दिखता था, असल में उसका दिमाग बाकियों से ज्यादा तेज था। सेनगोकू के फाइल बैग में इयान की तस्वीर देखकर गोपाल को अंदाजा हो गया कि शायद यह मिशन कुमा का ध्यान खींचेगा। इसलिए गोपाल को कुमा की बातें सुनकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। गार्प्स की राय में कुणाल और ईशान के बीच किसी तरह का रिश्ता होना चाहिए, लेकिन इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। गोपाल ईशान से पहले भी एक बार मिल चुका था। उस युवक के बारे में उसकी धारणा काफी अच्छी थी। वह देख सकता था कि ईशान कोई दुष्ट किस्म का इंसान नहीं है, इसलिए गोपाल ने उसकी मदद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जब सेनगोकू कुमा की टोपी देखकर उलझन में पड़ गया, तो गोपाल ने कहा, वह कुणाल का प्रशंसक है। शिचिबुकाई का एक सदस्य बार्थोलोम्यू कुणाल स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसिद्ध था, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके कई प्रशंसक हैं। सेनगोकू और गोपाल कई वर्षों से दोस्त थे, इसलिए सेनगोकू ने तुरंत गार्प का मतलब समझ लिया और ईशान को उन लोगों की सूची से हटा दिया जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए था। यह सेनगोकू और गोपाल के बीच एक अनोखा मौन समझौता था। दोनों ने यह चाल चली और कुणाल को मिशन से अप्रत्यक्ष रूप से बाहर कर दिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ईशान और कुणाल के बीच कैसा रिश्ता है, जब तक वह उनकी मर्जी से काम करता रहे। शिचिबुकाई अत्याचारी और घमंडी होते हैं। हालांकि वे विश्व सरकार और मरीन के मोहरे मात्र थे, फिर भी ज्यादातर मामलों में उन्हें मरीन और सरकार की जरा भी परवाह नहीं होती, और कभी कभी तो वे उनकी पुकार भी अनसुनी कर देते हैं। बस बार्थोलोम्यू कुणाल ही इसका अपवाद था। उसके मरीन और विश्व सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं और वह उनके आदेशों का ज्यादा पालन करता है। यही वजह थी कि सेनगोकू उसे इस बैठक में ले आया। अब उनके लिए कुणाल अकेले ही वह कर सकता था जो उनके अपने आधे लोग भी नहीं कर सकते थे। अब जब उसने पहल करने की पेशकश की है, तो सेनगोकू बहुत निश्चिंत था। वह वास्तव में गोपाल या त्सुरु को बाहर नहीं भेजना चाहता था। मरीन मुख्यालय में अचानक कोई घटना घटने पर कुछ शक्तिशाली लोग जरूर होंगे। मैंग्रोव नंबर 27 में एक झोपड़ी में विभिन्न हथियारों के साथ कई लोग इकट्ठा हुए थे
और किसी बात पर जोर जोर से बहस कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी समय कमरे में मौजूद लोगों को अचानक एक तेज चरमराहट की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि घर का एक कोना टूट गया था। इसके तुरंत बाद एक विशाल आघात तरंग आई, जिसने सूखी घास को फाड़ दिया और सड़ी हुई लकड़ी को सीधे चकनाचूर कर दिया, और घर में मौजूद सभी लोग इसके शक्तिशाली प्रभाव से उड़ गए। सदमे की लहर के बाद ये लोग मलबे के नीचे से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी घायल थे, लेकिन जब वे दर्द से चिल्लाने वाले थे तो वे अचानक चुप हो गए और एक लंबे आदमी को घूरने लगे जो उनके सामने प्रकट हुआ। यह लंबा आदमी कहने की जरूरत नहीं कि बार्थोलोम्यू कुनाल था, जिसे सभी प्रतिभागियों से छुटकारा पाने का आदेश दिया गया था। वह अभी भी अपने बाएं हाथ में अपनी पुस्तक पकड़े हुए था, लेकिन उसके दाहिने हाथ का काला दस्ताना उतर गया था और उसने लोगों के समूह की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, लाल हत्यारे, नारोथ ब्रदर्स कहाँ हैं? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, भीड़ में लाल बाल वाले दो आदमी अचानक कांप उठे। लगता है तुम दोनों नारोथ ब्रदर्स हो। कुमा की आवाज धीमी थी और उसने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा। जल्दी भागो, यह तानाशाह कुनाल है। लाल बालों वाले ये दो आदमी कल रात की सभा में शामिल हुए लोगों में से थे। उससे पहले वे अपने अधीनस्थों के साथ इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि श्रद्धांजलि के सोने की लूट में हिस्सा लेना है या नहीं। नतीजतन अप्रत्याशित रूप से विश्व सरकार ने इस मामले से निपटने के लिए एक शिचिबुकाई को भेज दिया। दोनों भाई जोर से चिल्लाए और पीछे मुड़कर भागने लगे। हालांकि इस समय कुणाल ने अपना दाहिना हाथ उस दिशा में बढ़ाया जहां वे भागे थे और धीरे से हमला किया। ठोस हवा के कुछ गोले नंगी आंखों से दिखाई देने वाला एक पंजा बनाकर पल भर में दोनों नारोथ भाइयों की ओर उड़े। यह गोली की गति से इतनी तेजी से छोड़ा गया कि हवा का पंजा सीधे उनके शरीर में घुस गया। यह कुमा की अनोखी चाल थी, पैड हो प्रेशर कैनन। कुणाल ने अपने आसपास की हवा को पीछे धकेला और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर तेज गति से एक विनाशकारी शॉकवेव भेजी। एक सेकंड बाद अचानक उनके मुंह से खून निकला और वे सफेद आंखों के साथ जमीन पर गिर पड़े। हालांकि कुणाल ने उन्हें सीधे नहीं मारा, लेकिन पंजे के वार से उनके शरीर पर चोट लगी और उनके अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देखते हुए कि दोनों काफी देर तक हिलडुल भी नहीं पाएंगे, कुणाल ने उनकी तस्वीरें निकाली और फाड़ दी। तस्वीरों के टुकड़े बिखर गए थे और वह अचानक गायब हो गया था। नारोथ भाइयों का सामना आकस्मिक नहीं था। इसके बाद कल रात की सभा में आए कई लोगों पर कुणाल ने हमला कर दिया। सबाउडी द्वीपसमूह के स्थानीय भूमिगत बलों पर ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों से आए बलों पर भी हमला किया गया। चाहे वे कहीं से भी आए हों, जब तक उनके छिपने का स्थान उजागर हो जाता और उनकी जानकारी मरीन को मिल जाती, उन्हें अपने दरवाजों पर एक भालू की आकृति मिल जाती। कुणाल XD। कुछ देर के लिए सबाउडी द्वीपसमूह की सभी भूमिगत सेनाएं भागने लगीं, खासकर वे जो इस सभा में शामिल हुए थे और इस अभियान में भाग लेने का मन बना चुके थे। उन्हें पता था कि वे द्वीप पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते और उन्हें वहां से जाना होगा। सौभाग्य से उनके पास अभी भी जेनेना द्वीप की 3 दिन की यात्रा करने का समय है, जो सबाउडी द्वीपसमूह से थोड़ा दूर था। ऐसे में मरीन कुणाल का अतिरिक्त दल वहां नहीं पहुंच पाएगा। इस बीच कुमा के हमले ने अभी भी कई लोगों को दबा दिया, जिससे प्रतिभागियों की संख्या कम करके सेनगोकू का लक्ष्य पूरा हो गया। ईशान को खबर सुनने में थोड़ी देर हो चुकी थी। उसके आदमी इस समय गढ़ में इकट्ठा हुए और ईशान को स्थिति की सूचना दी। यह जानकर कि हमलावर कुणाल था, ईशान को बहुत आश्चर्य हुआ।
उसे उम्मीद नहीं थी कि कुणाल खुद सबाउडी द्वीपसमूह आएगा और प्रतिभागियों को खत्म कर देगा। उसने सोचा था कि अगर मरीन आएंगे भी तो शायद किसी वाइस एडमिरल को भेजेंगे। बॉस ईशान, हमें क्या करना चाहिए? हॉकिंग ईशान के सामने खड़े होकर उत्सुकता से बोले। वह जानता था कि ईशान भी उस सभा में आया था। हालांकि उसने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था, लेकिन चूंकि मरीन्स ने तानाशाह कुणाल को इस अभियान को रोकने के लिए भेजा था, इसलिए दूसरों के लिए एक उदाहरण या चेतावनी बनना स्वाभाविक था। हॉकिंग को यकीन नहीं था कि ईशान परिवार मिलेगा या नहीं। ईशान ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी और सामने खड़े सभी आदमियों की तरफ देखा। ज्यादातर लोग बहुत ही बेतरतीब लग रहे थे, सो उसने कहा, जाना है तो जाओ। हॉकिंग और लिम्प एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ईशान को हाथ हिलाते हुए देखा और कहा, बस, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस निर्णय का कारण यह था कि ईशान जानता था कि ये लोग वास्तव में बहुत कमजोर थे। शिचिबुकाई के रूप में कई लोगों ने भागने का फैसला किया, तो उन्हें रुकने के लिए क्यों मजबूर किया जाए? ईशान ने दोनों शैतानी फल चुराने का मन बना लिया है। बाद में उसे नहीं पता कि नौसैनिकों की क्या प्रतिक्रिया होगी। ये सब तो बस आम लोग थे। उन्हें इतनी बड़ी घटना में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक जब ईशान ने जो कहा था उसकी सच्चाई की पुष्टि हुई, तो कई लोग तुरंत वहां से चले गए। जाने वालों में ज्यादातर वे लोग थे जिन्हें दूसरे 4 परिवारों ने भर्ती किया था। हालांकि हॉकिंग और मूल परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य वहां से नहीं गए। दरअसल उन्हें यह भी नहीं पता था कि परिवार छोड़ने के बाद वे कहाँ जाएंगे। ईशान ने बाकी बचे 2 करोड़ बेरीज निकालकर हॉकिंग को दे दिए। कुछ दिनों में अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम्हें अपना गुजारा खुद ही करना होगा। ये पैसे लेकर टूरिस्ट एरिया में एक दुकान खोल लो। इस अराजक इलाके में रहने से तो यही बेहतर है। हॉकिंग और लिम्प ने पैसे ले लिए। वे इतने हैरान हुए कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईशान उन्हें इतनी बड़ी रकम देगा। उस समय क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वे सिर्फ इन अराजक इलाकों में ही रह सकते थे। वे बस आम लोग थे, लेकिन अगर उन्हें सामान्य जीवन जीने का एक भी मौका मिले तो वे उसे जरूर अपनाएंगे। कोई भी जिंदा रहने के लिए रोज लड़ना, मारना और लूटना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जैसा कि ईशान ने कहा, इस पैसे से वे एक अच्छा व्यवसाय ढूंढ सकते थे जिससे वे साथ मिलकर शांति से जीवन जी सकें। यही बात ईशान को पुराने बॉस सिसिलियन से अलग बनाती है। सिसिलियन सारा पैसा अपने हाथ में लेने के लिए बेताब था और वह अपने कर्मचारियों के लिए कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन ईशान उन्हें नहीं भूला और अपने वफादार आदमियों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचता रहा। शुक्रिया बॉस ईशान। हॉकिंग और लिम्प ने झुककर ईशान को प्रणाम किया। ईशान कुछ नहीं बोला और जब वह उन्हें जाने देने वाला था तो सरू जल्दी से आया और बोला, बॉस ईशान, अत्याचारी कुणाल यहाँ है। ईशान ने गहरी सांस ली। दरअसल इस समय उसे पता नहीं था कि कुणाल किस लिए आ रहा है, इसलिए वह बस बाहर जाकर ही देख सकता था। मैंने उन्हें इतने सालों से नहीं देखा। क्या अंकल कुणाल को अब भी मेरी याद है? मुझे डर है कि अगर उन्हें मेरी याद नहीं है तो वो मुझसे मिलने नहीं आए हैं। दरवाजे पर ईशान ने पहली नजर में कुणाल का लंबा चौड़ा रूप देखा। क्या तुम समुद्री डाकू शिकारी हो, ईशान? कुणाल ने उसे बाहर आते देख धीमी आवाज में पूछा। मैं हूं। ईशान ने सिर हिलाया और फिर बोला, कुणाल अंकल, क्या आपको मेरी याद नहीं है? कुणाल ने बिना कुछ कहे ईशान की ओर देखा।
हॉकिंग हाथ में हथियार लिए ईशान के पीछे पीछे चल दिए, लेकिन जब उन्होंने दोनों को देखा तो पाया कि इयान के सिर पर जो टोपी थी वह हूबहू कुमास जैसी ही थी। साथ ही जब उन्होंने दोनों के बीच संवाद सुना तो हॉकिंग के दिल में कुछ उम्मीद जगी। हालांकि इस समय कुणाल ने अपनी किताब एक तरफ रख दी, अपने दस्ताने उतार दिए और अपने हाथ हवा में ऊपर उठा दिए। उसकी हथेलियों के बीच पंजे के आकार का एक विशाल बुलबुला उभर आया। कुमा के हाथों के लगातार दबाव से हवा का वह ढेर छोटा होता जा रहा था। जैसे ही ईशान ने कुणाल को यह कदम उठाते देखा, उसे तुरंत पता चल गया कि चीजें अच्छी नहीं होने वाली हैं, और उसने तुरंत अपना सिर हॉकिंग की ओर घुमाया और चिल्लाया, भागो। हॉकिंग को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन यह इतनी क्षणिक देरी थी कि उन्होंने भागने का समय खो दिया था। उर्सस शॉक, भालू प्रभाव। कुणाल ने धीरे से अपने हाथों से संपीड़ित हवा को छोड़ा और उसे ईशान और बाकी लोगों की ओर भेज दिया। एक सेकंड के बाद छोटा वायु द्रव्यमान तेजी से विघटित हो गया, जिससे भालू के पंजे के आकार का एक विशाल विस्फोट हुआ। ईशान के पास केवल थोड़ा सा नीचे बैठने, अपने हाथों को अपने शरीर के सामने रखने, अपना सिर नीचे करने और कुमा के हमले का विरोध करने का प्रयास करने का समय था। लेकिन जैसे ही झटका लहर ने उसे मारा, वह तेज गति से पीछे धकेल दिया गया, जबकि उसके पैरों ने जमीन पर दो गहरी खाइयों को खोद डाला। लगातार दर्द सहते हुए काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार सदमे की लहर शांत हुई। इधर-उधर देखने पर ईशान ने पाया कि उसके पीछे वाला घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हॉकिंग और बाकी लोग कहीं नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ उड़ गए हैं। पूरा स्थान मानो किसी बड़े बम से उड़ा दिया गया हो, तथा वहां 10 मीटर व्यास का एक बड़ा छेद हो गया, जहां पर विस्फोट हुआ, जो उल्कापिंड के हमले के समान था। हालांकि ईशान ठीक था। उसने फटी हुई कमीज पहनी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर कई खरोंचें थीं। धमाके से आई तेज हवा ने उसे घायल कर दिया था। यदि ईशान ने राजीव के साथ प्रशिक्षण नहीं लिया होता और अपनी शारीरिक शक्ति का विकास नहीं किया होता, तो उसे नहीं पता था कि इस बार उसे कितना कष्ट सहना पड़ेगा, जब उसे एक बुरे हमले का सामना करना पड़ेगा। इसी समय उसे यह भी पता चला कि कुणाल कितना शक्तिशाली था। कुमास फल की क्षमता काफी प्रबल थी। हालांकि ईशान को नहीं पता कि वह अपने फल के जागरण स्तर तक पहुंच गया है या नहीं, लेकिन इस उर्सस शॉक के प्रभाव से उसे इसकी एक झलक मिल गई। ईशान ने दांत पीस लिए, वो बहुत नाराज था। उसने सोचा था कि कुणाल उसकी टोपी देखकर उसे याद कर लेगा, लेकिन उसने पलटकर इतना जोरदार वार किया कि शायद कुणाल अपनी इंसानियत खो बैठा है। अंकल कुणाल, क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव शस्त्र में उसके रूपांतरण का अवसर समय से पहले ही पूरा हो गया हो, इसलिए अब उसे कुछ भी याद नहीं। ईशान ने सोचा, पर फिर लगा कि यह थोड़ा असंभव है। यह सच है कि मानव शरीर रूपांतरण एक अद्भुत तकनीक है, जिसका आविष्कार प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर वेगापंक ने किया था, लेकिन यह समय से पहले कैसे पूरा हो सकता है? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब चूंकि अंकल कुणाल ने लड़ाई शुरू कर दी है और जोरदार हमला कर दिया है, तो मैं भी पलटवार करूंगा। अपनी दोनों फटी हुई आस्तीनें उतारकर ईशान ने अपनी बाहें खोल दीं और उसे लगा कि बोझ गायब हो गया है, इसलिए उसने अपनी कमर पर शैतान का ब्लेड यामातो खींच लिया। पिछले आर्क में जोरो की तरह अपनी नेन को अपनी तलवार पर तैनात किया, जिससे उसकी धार अचानक काली हो गई। फिर ईशान ने तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ा। उसका प्रतिद्वंदी कुणाल था, एक शक्तिशाली शत्रु, सबसे शक्तिशाली शिचिबुकाई में से एक। इसलिए उसे जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। उसे बस शांत और एकाग्र रहना था,
यही उसकी युद्ध क्षमता निर्धारित करने का तरीका था। प्रेशर कैनन। पैड हो। ईशान को भागते देख कुणाल ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और हवा का एक गोला निकला और सीधे ईशान की ओर फेंका गया। दौड़ते हुए ईशान ने अपना नेन फील्ड एन खोल दिया। पैड हो की गति का अंदाजा लगते ही वह तुरंत थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गया और प्रेशर कैनन उसके पास से गुजर गया। हालांकि अभी बात खत्म नहीं हुई थी। यह देखकर कि एक बार आसानी से टाला जा सकता है, कुणाल ने दोनों पैर जमीन पर जमा लिए और अपनी हथेलियां बार बार आगे की ओर उछालनी शुरू कर दीं। प्रेशर कैनन के लगातार गोले ईशान की ओर दागे जा रहे थे। इस बार स्लैपिंग थ्रस्ट प्रेशर कैनन सुपारी पदहो की गति पिछली वाली से कहीं ज्यादा तेज थी। ईशान को यह बात पता थी, लेकिन प्रेशर कैनन की अत्यधिक संख्या के कारण उसे डर था कि वह उन सबको सफलतापूर्वक चकमा नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने उनसे बचने की कोशिश ही नहीं की। उसने सीधे अपनी तलवार ऊपर की ओर घुमाई और यासुओ की वाइंड वॉल को सामने की ओर उठा दिया। इस बार पवन दीवार उन दीवारों से कहीं ज्यादा मजबूत थी जिनका इस्तेमाल ईशान ने पहले किया था। कुमास प्रेशर। तोपों ने पवन दीवार पर बमबारी की और वहीं फट गईं क्योंकि वे अवरुद्ध थीं। प्रेशर कैनन मूल रूप से संघनित वायु थी और वाइंड वॉल भी। हालांकि प्रेशर कैनन की बड़ी संख्या के कारण लगातार बमबारी से वाइंड वॉल जल्दी ही नष्ट हो गई। हालांकि इससे ईशान को हमला करने का मौका भी मिल गया। पवन दीवार पर वार करते हुए ईशान उछल पड़ा और अपने सामने हवा के अवरोध को पार कर गया। जब वह अभी भी हवा में था तो उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ी और कुमा के दाहिने कंधे पर वार किया। कुणाल ने उसकी ओर देखा। जिस समय इयान की तलवार गिर रही थी, उसने इयान के हमले को रोकने के लिए अपनी हथेली ऊपर उठाई। इयान के ब्लेड ने कुमा के दाहिने हाथ के मोटे गुलाबी पंजे पर वार किया। मूलतः ईशान कुणाल से युद्ध में लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर पाया था, इसलिए इस प्रहार को पूरी ताकत से किया गया प्रहार कहा जा सकता है। हालांकि जब उसने कुमा के हाथ पर गुलाबी पंजा मारा तो ईशान को लगा कि उससे एक जबरदस्त बल परावर्तित होकर उसे विपरीत दिशा में धकेल रहा है और प्रहार की बढ़ती ताकत के साथ उसके हाथों में प्रतिक्षेप बल भी बढ़ रहा था। धमाक! एक तेज आवाज के साथ ईशान पीछे की ओर उड़ा, कुछ बार हवा में लुढ़का, फिर दूर जमीन पर गिर पड़ा। ओह! कुणाल के चेहरे पर अभी भी भाव नहीं थे, फिर भी वह अपनी दाहिनी हथेली को देखे बिना नहीं रह सका। उस समय उसकी दाहिनी हथेली के पंजे की सतह पर एक खरोंच थी जो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। यह एक दुर्लभ बात थी। कुमा के पंजाफल निक्यू निक्यू नो में किसी भी हमले को विफल करने की क्षमता है। जब तक किसी भी प्रकार का हमला, यहाँ तक कि वायु जैसी गैसें और साथ ही भूतप्रेत जैसी अमूर्त वस्तुएं भी उसकी ओर आता है, वह उसकी हथेली में गुलाबी पंजे को छूते ही विफल हो जाता है। हालांकि इयान का हमला कुणाल को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा, लेकिन क्योंकि तलवार की धार हकी से सख्त हो गई थी, इसलिए हमले की शक्ति इतनी बढ़ गई कि कुमा की हथेली पर एक छोटा सा घाव हो गया, जिससे उसे हल्का दर्द हुआ। जब ईशान दांत पीसकर खड़ा हुआ तो कुणाल अचानक गायब हो गया। यह उनकी एक तरह की टेलीपोर्टेशन विधि थी, जिसे इस प्रकार समझाया गया है: कुणाल अपनी डेविल फ्रूट शक्ति की अविश्वसनीय गति का उपयोग करके खुद को कुछ निश्चित दूरी तक आगे बढ़ाता है। हालांकि उसे वास्तव में खुद को किसी अन्य स्थान पर धकेलते हुए नहीं देखा गया है। सही। इयान के नेन फील्ड में उसे अचानक किसी वस्तु के प्रकट होने का आभास हुआ तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि उसकी हरकतों में कुछ अजीब था। अब उसने जो किया वह एक नए रुख में आकर उसने तुरंत हाथ हिलाया और दाईं ओर कूद गया।
इस बार उसकी तलवार के पास बैंगनी रंग की ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ। यह बैंगनी ज्वाला मानो उसकी बाह पर पानी की धारा बह रही हो। जैसे ही ईशान ने अपनी तलवार लहराई, उछलते और घूमते हुए यह ज्वाला का गोला उसके पीछे पीछे चला, जिससे बैंगनी ज्वाला का एक छोटा सा बवंडर बन गया। 100 शिकी ओनिया की। यह उनके नए कार्ड ईशान यागामी की चाल थी, जिसे अंत की ज्वाला के रूप में जाना जाता है, लेकिन ईशान ने तलवार के साथ अपनी चाल का इस्तेमाल किया। कुणाल एक झटके में इयान की तरफ बढ़ा। उसने उसे एक जबरदस्त नजदीकी प्रेशर कैनन से सीधे निशाना बनाया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान ऐसा करेगा। हालांकि उसने अपनी हथेली से ईशान पर वार किया और उसे गोले की तरह उड़ा दिया, लेकिन उसे भी ईशान द्वारा इस्तेमाल की गई 100 शिकी ओनियाकी का झटका लगा। धमाका। इस शक्तिशाली आघात तरंग से ईशान दर्जनों मीटर दूर जा गिरा और फिर जमीन पर गिरकर एक बड़ा छेद कर दिया, जबकि कुमा का दाहिना हाथ उसकी बैंगनी लौ से जल गया, जिससे उस तरफ के सारे कप